गाइस, वेलकम टू वन आवर ट्रेडिंग। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है और इसीलिए मेरे को लगा कि एक वीडियो उसके ऊपर लेके आनी चाहिए कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हमने देखा है अक्सर मार्केट या फिर कोई स्टॉक भी आता है तो थोड़ी बहुत हरकत करता है या फिर कभी कभी बहुत तेजी से ब्रेकआउट देके बहुत अच्छा सा एक रैली देता है। तो मेरे को लगा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेनी चाहिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हो क्या सकता है। प्लस कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे जो मेरे को लग रहा है कि जून सीरीज में बहुत अच्छे होने वाले हैं। उनके अंदर एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। 12 से 15% कैप्चर इजीली उसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ कि नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी जैसे कि हमें पता है कि ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। उसने अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और ये रेजिस्टेंस जोन थी, एक साथ ही इसको गैप के साथ ब्रेक किया था और उसके 2 दिन बाद ही इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ गई थी। हालांकि ये ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट रेंज के अंदर नहीं आनी चाहिए थी। फिर भी मैंने अपने ग्रुप पे डाला था कि अभी भी हमारा जो व्यू है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने डाल दिया था कि जो हमारा व्यू है वो भी बुलिश है। और उसी के साथ मैंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कि ये यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, ये ब्रेकआउट रेंज के अंदर आया है, वो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन गैप खोल के सीधा वहां से ऊपर ले गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, वो मेन बात ये है। अब इसने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, बट कोई बहुत बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है, एक दोजी सी बनी है ऊपर जाके 2-3 दिन से, और बहुत मतलब ऐसा कोई बहुत मोमेंटम से नहीं काटा है इसने। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये ये दोजी सी बनी है, ये भी एक दोजी सी बनी है। ये ऐसी कैंडल से अगर काटता ना, जैसे हमारी ये 21 मई की कैंडल बनी हुई है, अगर ये इस तरह की कैंडल से काटता तो हमें पूरा विश्वास होता है इसके ऊपर कि हाँ ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा ऊपर, और ऊपर जाके वहां से कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन देगा, फिर दोबारा इसको सपोर्ट बना के और वहां से दोबारा अपनी अपसाइड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू तो हमारा बहुत बुलिश है। हमारा टारगेट है अराउंड 16,500 के आसपास का, हमारा टारगेट है कि निफ्टी वहां तक जानी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे इसने ना बहुत ही जो मोमेंटम, जो दम दिखाना चाहिए था उसके साथ इसने ब्रेक नहीं किया। तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं आपको मंडे के लिए 2-3 सिनेरियो बताता हूँ। अभी SGX निफ्टी हमें बता रही है कि 40-50 पॉइंट हम नीचे खुल सकते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में बताता हूँ। अगर 40-50 पॉइंट हम नीचे खुलते हैं तो हमें एक टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम उससे लगा के देख लेते हैं कि ये कितना नीचे आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लो से अगर मैं इसके टॉप पे ले जाऊं तो 38% की रिट्रेसमेंट आ रही है इसकी 15,245, यानी 15,250 तक हमें कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मल करेक्शन होगी, जो इसने ये पूरी लेग चली है ना, इसकी करेक्शन होगी और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर 50% भी आ जाए, जो कि है 15,200, 180, 15,180 के आसपास, तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, उसका हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियर। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन है हमारी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाना, और हमारे टारगेट्स इस एरिया के हैं। फिर वो जो हमारे मतलब निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज में आने की कोशिश करेगी, जो सपोर्ट रेंज है इसकी, इस रेंज में आने की यहाँ पे कोशिश करेगी। इससे ज्यादा गिरेगी और यहाँ प्रीवियस लेवल्स के पास आएगी तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि शायद थोड़े दिन और साइडवेज होना चाहती है। पूरी यहाँ से फॉल हो जाएगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो मतलब उसका सोचने का कोई फायदा भी नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि गैप अप होता है तो हम एक बार वेट करेंगे। गैप अप होने के बाद कई बार ऐसा होता है, जैसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, वो गैप अप खुलती हैं और वहां से वहीं के वहीं से नीचे ले आती हैं, और जो प्रीवियस डे की मूवमेंट होती है उसको पूरा क्लाउड करते हुए उसको पूरा ढक देती है और उसके नीचे क्लोज होती है, तो वो हमारी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाती है और वो रिवर्सल का एक साइन होता है। ठीक है, तो हमें देखना है गैप अप खुल के पहले गैप भर के वहीं से ऊपर जाती है, या फिर ये एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाती है, या कोई और तरह के बेयरिश पैटर्न बनाती है, या फिर वहां से नीचे ही आके क्लोज देती है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप डाउन खुलना ही है एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से, वैसे तो उसको भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी दिखाती है। एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से चलो मान लो 50 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल भी गई, अगर वहां से ये ऊपर ले जाके इसने इसका हाई काट दिया ना, फ्राइडे का जो हाई था अगर वो काट दिया, तो समझ लेना इसको ऊपर ही कंटिन्यू करना है। वो एक स्ट्रेंथ का मतलब एक स्ट्रेंथ शो करेगी निफ्टी, कि इसने नीचे खुल के भी अगले दिन का हाई, पिछले दिन का हाई काट दिया और वहां से ऑल टाइम हाई के ऊपर ये इस तरह की हरकत करी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि निफ्टी में, इंडेक्स में, हमारी मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ही व्यू रखना है। ठीक है,
और थोड़ा पोजिशनल, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलोगे तो ठीक है। इंट्राडे में क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो इंट्राडे में जाके देखते हैं कि हमारा क्या ट्रेड बन रहा है, क्या सेटअप बन रहा है, उसके हिसाब से। ठीक है। तो बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं लाइव कमेंट्री और अपडेट वगैरह देता आता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। वो आप जाके देख लो, आप उसमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है। ठीक है। ये तो ही निफ्टी की बात। अब यहाँ से हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही हाल था। उसने भी एक बहुत लंबी टाइम की अपनी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी उसकी, उसके ऑल टाइम हाई से, वहां से इसने उसी टाइम इसको तोड़ा था, बट ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया और वहां से इसने गिरावट दिखाई। उसके बाद इसने एक दो दिन बाद वही खुल के पूरा जोश दिखाया और अपने सारे रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिए। ठीक है। अब सबसे पहला हमारा कि हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से चलती हुई। सबसे पहले तो हमारा सपोर्ट है कि ट्रेंड लाइन पे ही खड़ी हुई है। ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन बाय चांस इसकी टूटती हुई है तो हमारे पास इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास या तो ये ग्रीन लाइन या फिर इसकी जो ये रेंज बनी हुई है। ठीक है। इसकी जो ये रेंज बनी हुई है, तो अगर ट्रेंड लाइन टूटती है आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में। ठीक है। पोजिशनल शॉर्ट मत करना, गैप खोल के इसी तरह जैसे यहाँ गैप खोला था ना, जैसे यहाँ पे गैप खोल के सीधा ऊपर ले गया था, वैसे ही किसी भी दिन दोबारा इसको जोश दिखाना होगा, गैप से खोलेगा और ले जाएगा। जो उसके स्टॉक्स के चार्ट हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक बुलिश हैं इस टाइम पे, उनके चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे आएगी, थोड़ा बहुत नीचे आएगी दिखाने के लिए लोग शॉर्ट करेंगे, सीधा खींच के ले जाएगी, शॉर्ट कवर करेंगे, लोगों का नुकसान होगा तगड़ा। ठीक है। तो हमें सपोर्ट जोन हमारे पास हमें पता है इसका क्या है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये है 36,450, 450, 36,500, ये रेंज है यहाँ पे जो हमारे पास इसका ये आ रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हमारे पास एक रेंज होगी। तो ऑप्शन सेलर जो है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग जानते हैं थोड़ी बहुत, वो दोनों इस साइड की ऑप्शन सेलिंग पूरे हफ्ते के लिए करके बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से सेफ है। बाकी उनको एडजस्टमेंट वगैरह आने चाहिए। अगर मान लो यहाँ से बहुत तेज चढ़ जाता है या बहुत तेज यहाँ से गिर जाता है तो अपने ऑप्शन की पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है वो अगर आता है किसी को तो बहुत इजी आप ऑप्शन सेल करो। ये तो बहुत इजीली हमें दिख रहा है यहाँ पे। और मैं तो निफ्टी में नीचे अगर 15,250 की पुट शॉर्ट करके बैठा हूँ ऑलरेडी इस पूरी एक्सपायरी के लिए, और मैंने शायद वेडनेसडे से ही शॉर्ट की हुई है। और वो मैंने अपने जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं एक्चुअली अपने ग्रुप में जहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें हमारा यही व्यू है। यहाँ पे आया था, नीचे आया, दोबारा इसने अपना ये जो रेंज काटी थी उसको वहाँ पे सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन से और अपना 20 EMA से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। और मेरा मानना है कि ऊपर ही जाना है, इसके स्टॉक्स अच्छे हैं। फिर भी अगर टूटता तो हमारे पास सपोर्ट रेंज है, हम यहाँ पे आके दोबारा यहाँ से लॉन्ग करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी, बल्कि हालांकि बैंक निफ्टी का हमारा व्यू देखा है तो इसके ऊपर जाना है हमें, बैंक निफ्टी के ऊपर जाना है, कोई इशू नहीं है। 2-4 दिन गिरावट दिखाए कुछ करे, जाना उसको ऊपर ही है, तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इंट्राडे में अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको क्या टेंशन है, इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या टेंशन होनी चाहिए वहां से? इंट्राडे ट्रेडर्स को मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो आपको सेटअप दिखता है आप उस पर काम करो, इंट्राडे में ऊपर जाए नीचे जाए हमें क्या मतलब, राइट। बट मैं मेरे पास हर तरह के ट्रेड्स होते हैं। मेरे पास स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं, लंबे टाइम की पोजीशंस भी हैं, और वीकली ट्रेड्स भी होते हैं, इंट्राडे भी करता हूँ। तो मैं फिर इसलिए मैं ऑलराउंड एनालिसिस करके चलता हूँ। ठीक है। तो ये था हमारा इंडेक्स का और हमारा मार्केट के नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी में अभी चाल आ सकती है क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे और निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा 10 से 12% हमें मिल जाए इस लेवल के लिए। सबसे पहला उसमें हमारा स्टॉक आता है हमारे रिलायंस, मोटा भाई अंबानी भाई। मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। बहुत टाइम से हालांकि कंसोलिडेट कर रहा है, खून पी लिया इसने लोगों का, किसी को पैसे नहीं बन रहे थे इसमें, बस ऑप्शन सेलर्स इसमें मजा लूट रहे थे क्योंकि बिल्कुल साइडवेज था, कोई टेंशन नहीं किसी को। ऑप्शंस आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोग ऑप्शन सेल कर रहे थे और लोगों का पैसा बन रहा था। ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के स्टॉक में ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत ईजी होता है। चलते हुए स्टॉक में बना के दिखाएं तो थोड़ा बात मानी जाए। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं इसमें स्टॉक में हुआ क्या। फ्राइडे को अकेला स्टॉक था जो पूरा अपना दमखम और जोश दिखा रहा था। उस दिन चला हुआ था हमारा बड़े भाई मोटा भाई, 6% चले हुए थे रिलायंस। ठीक है।
तो अभी क्या है, इसने ये अभी भी अपनी एक रेंज के अंदर ही है, बट ये जो ये स्ट्रेंथ होती है ना, ये ऐसे ही नहीं आती, इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। और इस बार मेरा मानना है कि जितनी बार ये नीचे आया वहां से उठाया गया है, इस बार इसने थोड़ा सा ऊपर से उठा दिया, और मेरे को लग रहा है अब ये इस बार इसकी ये रेंज जो है, इसको ये रेंज को काट देगा। बहुत सिंपल वैसे तो सेटअप था इसका, अपने हमारे ग्रुप में शेयर्ड था सब कुछ। इसने इसको अब यहाँ से मान लो, चाहे इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक मान लो, उसके बाद इसने इसको काट दिया। इसके लॉन्ग जाते ही मैंने अपने ग्रुप में बोल दिया था कि रिलायंस पे नजर रखनी है। जैसे ही ये फ्राइडे को अपने इस रेंज के ऊपर निकला, ये डेली चार्ट है, जैसे रिलायंस अपने इस रेंज के ऊपर निकला था, मैंने तभी बोल दिया था कि रिलायंस के ऊपर नजर रखो, रिलायंस तगड़ा जा सकता है। मैंने भी ट्रेड किया था, मेरे पर्सनल ट्रेड इसमें है, ठीक है। फिर इसने अपने इस लेवल को काट दिया। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिख रहा? डब्ल्यू पैटर्न कह लो, डबल बॉटम पैटर्न कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक पैटर्न कह लो, कुछ भी कह लो, हमें क्या, हमें दिख रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है और हमें इसके ऊपर राइड करना है। सबसे पहला इसका जो है, अभी इसको 1-2 दिन की कंफर्मेशन और चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, क्योंकि ये एक बार अपने ये इन लेवल्स को अच्छे से क्लियर कर देना, ये एक रेंज बना लेते हैं छोटी सी, अपने ये इन लेवल्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेगा, बिल्कुल देखो रेंज पे बंद किया है इसने, इसको एक बार थोड़ा क्लोज, इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देगा ना, ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करके इस लेवल पे आके फिर यहाँ से जाए, फिर मजा आएगा इसमें स्विंग ट्रेड लेने में। तो इस पर ध्यान रखना, अगर ये नीचे इन लेवलों पे आके ये 2050 के आसपास आके दोबारा यहाँ तक रिट्रेस करके वहां से दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है और सीधा अपना हाई के आसपास ही आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्टॉक पे आते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा L&T फाइनेंस होल्डिंग। मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था कि जब भी कोई अलग अलग तरह की ट्रेंड लाइन ब्रेक्स होती हैं, कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही सीधा ऊपर खींचते ले जाते हैं, कुछ वापस जैसे निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, नीचे आके अपने लो तोड़ के भी नीचे आके रिटेस्ट करके जाते हैं, या फिर अपना जो ब्रेकआउट लेवल होता है किसी भी स्टॉक का, जो ब्रेकआउट लेवल होता है ना ट्रेंड लाइन का, वो उसको रिटेस्ट करते हैं। इस स्टॉक ने एब्सोल्युटली वही किया, देखो यहाँ पे इस ग्रीन लाइन ने ब्रेकआउट दिया, उसने 2-3 दिन ऊपर, 4-5 दिन ऊपर काम करके अपने उसी लेवल को रिटेस्ट किया, और एक दिन और अगले दिन बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बना दिया, और ये एक तरह से मैं इसको मारुबोजू कैंडल ही कहूंगा। थोड़ी बहुत विक्स है बट ठीक है, बहुत बहुत पावरफुल कैंडल है, और ये चला हुआ था उस दिन अराउंड 6%, ठीक है। अब ये आप इसको एक लेवल दिख रहा होगा, ये कंसोलिडेशन एक रेंज थी, इस रेंज को ऊपर काट दिया है। मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, इसका पुराना पैटर्न आप उठा के देखो, बहुत अच्छा पैटर्न है इसका, अच्छा लंबी चाल में रहता है। एनबीएफसी है, बैंक निफ्टी में लग रहा है कि चाल आ सकती है, तो इसमें भी चाल आएगी। मैं इसमें पर्सनली मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं इसमें पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ और ट्रेड लूंगा। तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपको लेना भी है ये सब देख के वीडियोस, वैसे तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, पर आपको अगर ट्रेड लेना भी है तो वो आपका अपना डिसीजन है। इसमें मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ये मेरे को स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। 90 का स्टॉप लॉस रख के मेरे टारगेट्स इसके हाई के ही होंगे, इसके हाई के नहीं तो 110 के, ये इस रेंज के कहीं भी मेरे टारगेट्स होंगे। 90 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अगर मेरे को लगेगा कि मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है मेरा स्टॉप लॉस के आसपास, तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे भी 88 के आसपास शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ से 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। फिर अगले स्टॉक पे हम चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक तो मैं अपने ग्रुप में इतनी बार शेयर कर चुका हूँ कि हमें इस पे बैठना है, लॉन्ग जाना है, लॉन्ग जाना है, ठीक है। मेरे पास ये इसी दिन का पड़ा है, 24 मई का, जून एक्सपायरी का, जबकि उस टाइम मई एक्सपायरी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी ऊपर, और ये अगर आप देखो यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो इसने, आप इसको कह लो चाहे ट्रायंगल पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया है, चाहे आप इसको कह लो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब भी ये थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, इन लेवल्स तक रिट्रेस कर सकता है, अराउंड 1760 तक भी रिट्रेस करे, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे पास पड़ा है और मैं इसको होल्ड रखने वाला हूँ। मेरे टारगेट दो इसमें 2000 के ही है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो गई मैं बाहर हो जाऊंगा, ये मेरी रिस्क एपेटाइट के अंदर है। आपकी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो सकता है मेरे से कम आप रिस्क ले सकते हो, आप वो आपका अपना है। मेरा काम है एनालिसिस शेयर करना, और मेरा क्या व्यू है, मेरी क्या थिंकिंग है उससे रिलेटेड, मेरा ये मैंने आपको बता दिया कि कोटक बैंक मेरे हिसाब से अपना हाई के आसपास जा रहा है। इसका हाई है 2050 का, मेरा टारगेट, पहला टारगेट तो 2000 के आसपास ही है। वहां जाके ये क्या करता है, बैंक निफ्टी क्या करती है, इंडेक्स क्या करता है, मैं उसके हिसाब से डिसीजन लूंगा। सबसे पहले मेरा टारगेट 2000 का है, और मैं स्टॉक बुलिश हूँ, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। फिर इसके बाद आता है एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट।
HDFC एसेट मैनेजमेंट मैंने अपने ग्रुप में, जो मेरा अपना पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने HDFC AMC लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए दिया था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। बैकग्राउंड जो पेरेंट कंपनी है HDFC, बहुत अच्छी कंपनी हम सबको पता है। ये उसकी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अब तो इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, और 5% के मूव से ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। मैंने अपने जो ग्रुप था उसमें यहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था कि आने वाले 6 से 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो आप। पर अगर आपको 1 से 2 महीने की का ट्रेड लेना है, फ्यूचर खरीदना है, स्विंग ट्रेड लेनी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ड्रेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हल्का सा वेट नहीं करना चाहूंगा मैं, पर अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, मेरी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, पहले से है, यहाँ से नहीं है, बहुत पहले से है। ठीक है, यहाँ कहीं से है, और मतलब वो भूल जाओ वो कहाँ है। हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मैं दोबारा ट्रेड लेने को तैयार हूँ। मेरे इसके हाई के टारगेट होंगे। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, तो ये इतना बेहतरीन स्टॉक है, ये ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे मैं अपने एनालिसिस और जो भी होता है मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। फिर भी मैं उसमें सिर्फ लिख के जाता हूँ, और वीडियोस में हम पूरा डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फायदा तो है वीडियो देखने का, तभी बना रहा हूँ। ये किसका रेंज है आप देखो, यहाँ पे इसने इतनी बार ऊपर नीचे यहाँ पे भटका है। पैटर्न तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा है, मेरे को भी इतना कुछ खास नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हमें बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसका एक ये ब्रेकआउट के कगार पर खड़ा हुआ है। इसने देने की कोशिश भी की थी 2 दिन, बट नीचे आ गया। अब ये यहाँ से कुछ भी करे, हमें इसको अपने सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखना है। जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर क्लोज हो, समझ लो ये अपने इस एरिया में जाने को तैयार है, जो कि है 3500 के एरिया में अपने जाने को तैयार है। ठीक है, बजाज ऑटो मैंने बहुत पहले से रिकमेंड किया हुआ था, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। टीवीएस मोटर बहुत अच्छा चल रहा है, तो वाई नॉट हीरो मोटो। ये भी तो टू व्हीलर ही है, तो ये क्यों नहीं चलेगा। इसके कुछ पीछे प्लांट वगैरह बनते हैं, इसलिए यहाँ पे एक जगह खड़ा हुआ था, बट अब सब नॉर्मल सी के लिए बढ़ रहा है। केसेस कम हो रहे हैं, इनके प्लांट की रीओपनिंग हो रही है। स्टॉक बहुत बहुत बढ़िया है यार, हीरो को कौन नहीं जानता, बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, जाने दो उसको। और ये मेरे हिसाब से 3500 मार देगा। अभी चल रहा है 3000। 500 पॉइंट यार, कितना परसेंट होता है इसमें, मेरे ख्याल से यहाँ से 500 पॉइंट ये होगा, अराउंड 18% है। तो 18% का मूव कम नहीं होता है, फ्यूचर में आपको 70-80 हज़ार रुपये दे देगा ये। फिर भी ट्रेडिंग अपने उस पर करना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपके क्या डिसीजन होते हैं। एक और स्टॉक है जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो है हिंदुस्तान जिंक। ये कैश का स्टॉक है, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं वैसे कैश के स्टॉक्स में काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स में ही काम करता हूँ अपने स्विंग ट्रेड्स के लिए। बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप इसका देखो, एक बार इसने यहाँ पे हाई लगाया फरवरी 2017, फिर लगाया अक्टूबर 2017, फिर लगाया फरवरी 2018, फिर लगाया अप्रैल 2018, फिर वहां से लगातार गिर रहा है। और अब ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये सब कैसे चल रहे हैं आपने देखा ना। अब वैसे ही हिंदुस्तान जिंक की बारी आ चुकी है, मेरे हिसाब से बारी आ चुकी है। ऑलरेडी नीचे से ये 2.5 टाइम्स अराउंड ये हो चुका है। ठीक है, आप देखो तो यहाँ से ये अराउंड ऑलरेडी 150% 180% चल चुका है अपने लो से, जो इसका कोरोना का लो लगा था। फिर भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी ये स्टॉक, इसने देखो ना यहाँ से कितना कितना ब्रेकआउट देने को कगार पे खड़ा है, थोड़ा रीटेस्ट कर रहा है अपने इन लेवल्स को। कहाँ से मुड़ेगा मैं नहीं बता सकता, बट यहीं से कहीं, जैसे इसका ये है 320 के अराउंड। स्टॉक बहुत अच्छा है यार, वेदांता की इसमें होल्डिंग बहुत है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और मेरे हिसाब से बेहतरीन है। डेली चार्ट पे भी इसने इतनी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, बहुत टाइम से खड़ा हुआ था। ये चाल मैंने इसकी पूरी खाई थी। ठीक है, और मेरे पास कहीं से, मैंने यहाँ से कहीं से खरीदा था जब उसकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, और ये पूरा एरिया मैंने खाया था। इसके प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस आया था, मैं इसमें एग्जिट हो गया था। अब मेरे दोबारा रेडार पे आया है, क्योंकि अपना ये ब्रेकआउट इसने एक बार दिया, पूरा क्लोजिंग नहीं दे पाया, अगले दिन 2-3 दिन बाद नीचे आ गया। यहीं से दोबारा इसी कहीं किसी ना किसी लेवल से दोबारा जब ये ऊपर जाएगा अराउंड 340 के आसपास, हम इसमें दोबारा पोजीशन बनाएंगे, और इसमें मेरा टारगेट है अराउंड 500 का। मेरे को लग रहा है ये, मतलब
चलेगा, ये बस ये समझ लो, ये आसमान में छेद कर देगा ऊपर, स्क्रीन फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, इस तरह से स्टॉक चलेगा। फिबोनाची भी हम अगर इस पे लगा लें तो फिबोनाची से भी आप टारगेट देख लो उसके क्या आ रहे हैं। पहला टारगेट फिबोनाची से 481 का आ रहा है, मैं 500 कह रहा हूँ ना, इसका 481 आ रहा है, 481 मान के चलो, ठीक है। मतलब बेहतरीन स्टॉक है यार, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिखना चाहिए। बहुत स्टॉक आपने देखे होंगे कैश स्टॉक के जो इस तरह के ब्रेकआउट्स देखे, पता नहीं उनका क्या हो गया, 4-4 5-5 गुना हो चुके हैं वो स्टॉक्स, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही चलेगा। तो पहला टारगेट इस पे अपना लेके चलो स्विंग, और ये टारगेट हो सकता है 2-3 महीने में थोड़ा सा लंबा, मतलब ये पोजिशनल ट्रेड हो जाए, स्विंग ट्रेडिंग ना हो, पोजिशनल ट्रेड हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से 60% का राउंड है ये। देख लेते हैं एक बार कितना है, अगर आप यहाँ से भी खरीदते हो और फिर जाता है 45% है, 45% कम नहीं होता। 10 लाख पे 4,50,000 2 महीने में 4 लाख रुपए कम नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों यही थे आज का हमारा एनालिसिस, जो हमारे स्टॉक्स थे उनका और मार्केट का एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट जरूरी था, क्योंकि पूरे महीने काम आएगा, स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, देख सकते हो आप, सीखने के लिए करो, अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक्स के ऊपर वॉच रखो, उनको देखो, उनका पैटर्न कैसा बन रहा है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है, पहले देखो, अपना खुद एनालिसिस करो, अपना डिसीजन खुद लो। मेरा काम था ये बताना कि मेरा क्या व्यू है, आप अपना व्यू बना के चलो, ठीक है। तो अब मिलते हैं आगे वीडियो में। आप अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, लाइक वगैरह करो। अभी आने वाले टाइम में इंट्राडे के ऊपर और वीकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत वीडियोस आने वाली हैं। मैं हमेशा अपना शेयर करते रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, कौन से नए स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया है, जो भी एक्शन होता है सब चलता रहता है। 1 आवर ट्रेडिंग, आप जाओ इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे, 1 आवर ट्रेडिंग सर्च करो, जो भी दिखता है उसको ज्वाइन करो, और वहाँ पे साथ में हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है साथ में चलता रहता है, उसके साथ जुड़ो, ठीक है। तो आई टेक योर लीव, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। So no, I don't want you.